So today I am going to discuss about the megacolon. मेगाकोलन को हम हिर्शस्प्रुंग्स डिजीज़ भी बोलते हैं और इसका टाइप्स क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, आज वो सब हम डिस्कस करेंगे। मेगाकोलन और हिर्शस्प्रुंग डिजीज़ is a disorders of the gut caused due to congenital absence of ganglion cells in the submucosal and mesenteric plexus of intestine। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में गैंग्लियनिक सेल्स होता है वो कंजेनाइटली मतलब बाय बर्थ ही एब्सेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मेगाकोलन। तो इसमें हमको ये जानना ज़रूरी है कि गैंग्लियन सेल्स तो चलो एब्सेंट है, तो उसका काम क्या है। गैंग्लियन सेल का गैंग्लियन सेल क्या करता है, जो हमारा कॉलोन है, कितना कॉलोन है हमारा, असेंडिंग डिसेंडिंग सिग्मोइड कॉलोन जो है उसको क्या करता है, कंट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्टूल क्या होता है, रेक्टम में पास होता है। जो ये क्या होता है, कंजेनिटली एब्सेंट होता है मेगाकोलन में, ठीक है। तो इसका टाइप्स है शॉर्ट सेगमेंट, लॉन्ग सेगमेंट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। शॉर्ट सेगमेंट में क्या होता है, इट इज़ अ डिजीज इन विच नर्व सेल्स आर मिसिंग फ्रॉम द रेक्टम एंड समटाइम्स द लोअर पार्ट ऑफ द कॉलन कॉल्ड द सिग्मोइड कॉलन। इसमें क्या होता है, नर्व सेल्स मिसिंग होता है कहाँ से, रेक्टम से तो होता ही है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, सिग्मोइड कॉलन जो होता है मतलब लोअर पार्ट ऑफ द कॉलन, वहाँ से कुछ हिस्सों में एब्सेंट होता है। लॉन्ग सेगमेंट में क्या है, इट इज़ अ डिजीज इन विच नर्व सेल्स आर मिसिंग फ्रॉम द रेक्टम एंड अ लॉन्गर पार्ट ऑफ द कॉलन देन इन शॉर्ट सेगमेंट। जिसमें क्या होता है, नर्व सेल्स मिसिंग होता है रेक्टम से और फिर लार्ज पार्ट ऑफ द कॉलन से, तो इसलिए लॉन्ग सेगमेंट हो गया। फिर एक्यूट का बात करें तो एक्यूट में क्या होता है, ये मतलब कुछ 6 महीने तक ही होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। और क्रॉनिक मतलब ये मोर देन 6 मंथ जो हो जाते हैं और सीवियर इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाता है, जिसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। फिर इसका इटियोलॉजी का बात बोले तो ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, बाय बर्थ ही होगा। तो बाय बर्थ क्यों होगा, हिस्ट्री, किसी का फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है, इनके वजह से होता है। सो मेनली इट इज़ कॉज्ड बाय इंटरैक्शन बिटवीन टू प्रोटीन इनकोडेड बाय टू जीन। इसमें क्रोमोसोम 10 एंड क्रोमोसोम 13 क्या होता है, इंटरैक्शन हो जाता है दो जीन के बीच में। क्रोमोसोम 10 हो गया आरईटी प्रोटोऑन्कोजीन एंड क्रोमोसोम 13 हो गया ईडी एंड आरबी जीन। ये हो गया इटियोलॉजी। और फिर हम आते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, मतलब अब मेगा कॉलन में तो वही मेन गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होता है हमारे कॉलन में। तो अब कॉलन में एब्सेंट है गैंग्लियन सेल, तो क्या होगा, वहाँ पे कंट्रैक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ पेरिस्टालसिस इन द अफेक्टेड पोर्शन, मतलब लैक ऑफ पेरिस्टालसिस। मतलब पेरिस्टालसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आउट आवर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सो क्या होगा, पेरिस्टालसिस वहाँ पे नहीं होगा, तो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉलन, मतलब कॉलन का जो फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद होगा एक्युमुलेशन ऑफ गैस एंड फेसेस प्रोक्सिमल टू द डिफेक्ट, मतलब वहाँ पे अब जो भी हमारा स्टूल है, गैसेस है, वो सब क्या होगा, एक्युमुलेट होकर रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैसेज ही नहीं है जाने के लिए, पेरिस्टालसिस एब्सेंट है। तो फिर होगा लास्ट में इनलार्जमेंट ऑफ द कॉलन ऑकर्स एंड कॉल्ड मेगा कॉलन। अब हमारा क्या होगा, कॉलन इनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेगा कॉलन। और फिर हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में क्या होता है, फेलियर टू पास मेकोनियम। मेकोनियम मतलब जो बेबी बाय बर्थ जो फर्स्ट टाइम स्टूल पास करता है उसको बोलते हैं मेकोनियम। वो क्या हो गया, फेलियर होगा, वो मेकोनियम पास नहीं कर पाएगा। फिर होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और फिर होगा बाइल स्टेन वॉमिटिंग, जो वॉमिट करेगा उसमें क्या होगा, बाइल प्रेजेंट होगा, शॉक होगा, एपिसोड्स ऑफ डायरिया एंड कंस्टिपेशन होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं इन ओल्डर चिल्ड्रन में क्या क्या होता है, कंस्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मैल नॉरिस्ट एंड एनीमिक होता है, वन स्टूल पास्ट फाउल स्मेलिंग एंड लिक्विड इन कंसिस्टेंसी। जब स्टूल पास होगा क्या होगा, एक फाउल स्मेलिंग मतलब एक गंध नहीं आता ऐसा आएगा, और फिर लिक्विड इन कंसिस्टेंसी मतलब लिक्विड टाइप का होगा। फिर इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसमें हो गया एसटी का मतलब हिस्ट्री टेकिंग, पी फिजिकल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद पैल्पेशन, एनोरेक्टल मैनोमेट्री करेंगे, बेरियम इनेमा एंड रेक्टल बायोप्सी। ये सब हो गया डायग्नोसिस में। फिर मैनेजमेंट में आता है मेडिकल मैनेजमेंट। अब क्या स्टूल साफ एक्यूमुलेट होकर रहता है, उसको तो निकालना ज़रूरी है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
मेडिकल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइसोटोनिक इनेमा का हम यूज करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूल सॉफ्टनर, मतलब जो स्टूल को सॉफ्ट बना दे वो यूज करेंगे। और लो रेजिड्यू डाइट्स, मतलब मोस्टली हम क्या करेंगे, फाइबरस डाइट खाएंगे, फाइबर्स जिसमें ज़्यादा फाइबर्स हो वो डाइट लेंगे। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, लेवलिंग कोलोस्टोमी, मतलब it is a colostomy at the level of normal bowel or stage procedure with placement of level colostomy followed by a pull through procedure। मतलब हम एक कोलोस्टोमी बैग मतलब क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू हम प्लेस करेंगे और उसको कौन सा प्रोसीजर से, पुल थ्रू प्रोसीजर से। अब हम जानते हैं कि सिंगल स्टेज पुल थ्रू प्रोसीजर क्या है। It may be performed with laparoscopy, open or transitional technique. This procedure can be performed at the time of diagnosis or after the newborn has had rectal irrigations at home। जब ये मतलब हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू ये करते हैं, और इस प्रोसीजर कब करते हैं, जब ये डायग्नोज हो जाते हैं न्यूबॉर्न में, तब हम ये प्रोसीजर करते हैं। सो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम देंगे एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये सब देंगे। फिर आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट में तो हम इनेमा दे देंगे, चलो मतलब जो भी स्टूल है वो पास हो जाएगा, स्टूल सॉफ्टनर दे देंगे। लेकिन वो तो जो कंजेनिटल डिजॉर्डर्स है तो इसके लिए हमको क्या है, सर्जरी करना है। तो इसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सर्जरी से पहले हम क्या क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर, और उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव केयर में असेसमेंट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब सब चीज़ हम असेस करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग कब से है, कितना ड्यूरेशन हो गया, कितना स्टूल पास हो रहा है, स्टूल का कलर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, ये सब हम असेस करेंगे। फिर कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। आफ्टर डायग्नोसिस नर्स मस्ट हेल्प पेरेंट्स, जब डायग्नोस हो जाएगा तो नर्स को जो भी हेल्प हो वो पेरेंट्स को करना है। फिर नर्स टॉट अबाउट गिविंग आइसोटोनिक इनेमा, फिर आइसोटोनिक इनेमा देना है, और फिर स्टूल सॉफ्टनर्स भी देना है। फिर लो रेसिड्यू डाइट मस्ट बी गिवन टू द चाइल्ड, लो रेसिड्यू डाइट देना है। फिर मॉनिटर वाइटल साइंस एंड एब्डोमिनल गर्थ ऑफ चाइल्ड, वाइटल साइंस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मॉनिटर करेंगे और एब्डोमिनल गर्थ भी देखेंगे। मतलब जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है ना, तो प्री ऑप मतलब पहले कितना एब्डोमिनल गर्थ था वो मेजर कर देंगे। कीप द चाइल्ड इन सेमी फाउलर पोजिशन में बेबी को रखेंगे। विथ होल्ड ओरल फीड्स एंड नासोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन डन ऑन द नाइट बिफोर द सर्जरी, जो भी ओरल फीड है उसको हम होल्ड कर देंगे, और एनसी फीडिंग के थ्रू से हम क्या करेंगे, सारा एस्पिरेट करके निकाल देंगे, क्योंकि बावल क्या है पूरा खाली करना। मतलब हम जब भी सर्जरी से पहले क्या बोलते हैं ना कि बावल एंड ब्लैडर शुड बी फ्री, मतलब शुड बी एम्प्टी, मतलब वो फ्री होना है, रखना है, एम्प्टी होना है। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑब्जर्व एब्डोमिनल ब्लीडिंग, वाइटल साइन मॉनिटर करना है। फिर देखना है, ऑब्जर्व करना है एब्डोमेन से ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। प्लेस द चाइल्ड इन कंफर्टेबल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर, फिजिशियन ने जो ऑर्डर किया है मतलब चाइल्ड का पोजीशन क्या रखना है, उसमें बेबी को कंफर्टेबली प्लेस करना है। चाइल्ड इज NPO मीन्स नील पर ओरल, सो एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एज ऑर्डर। सर्जरी के इमीडिएटली हम ओरल फीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम IV फ्लूइड्स ही देंगे। फिर मॉनिटर बावल साउंड हम चेक करेंगे वो रिटर्न बैक हुआ है कि नहीं, वो मॉनिटर करेंगे। फिर कोलोस्टोमी हम क्या करते हैं, इसमें कोलोस्टोमी बैग जो हम इंसर्ट करते हैं सर्जरी के थ्रू, उसका हम केयर कैसे करेंगे। ऑब्जर्व स्टोमा फॉर इज क्लियर, उसका कलर क्या है ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग पुरलेंट डिस्चार्ज ड्रेनेज इडेमा, मतलब जो साइट है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ब्लीडिंग है या कोई ड्रेनेज है या इडेमा मतलब सोइलिंग है। प्रोवाइड ब्लैंड डाइट, मतलब सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट ऑन स्किन अराउंड स्टोमा, मतलब जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट हम स्किन में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर फ्रिक्वेंटली एम्प्टी द कलेक्टिंग बैग, और जो बैग में क्या होता है जो स्टूल कलेक्ट हो रहा है उसको क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे। कीप द कोलोस्टोमी क्लीन एंड ड्राई, उसको साफ़ रखना है, सूखा रखना है। और एजुकेट पेरेंट्स अबाउट द कोलोस्टोमी केयर, पेरेंट्स को मतलब कोलोस्टोमी का केयर कैसे कर, इफ़ हम केयर नहीं करेंगे तो वहाँ पे सीवियर चांस इन्फेक्शन होने का, इन्फेक्शन होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा वो, और सीवियर कंडीशन हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स को एजुकेट करना है। इसके लिए हम हेल्थ एजुकेशंस भी दे सकते हैं कि कैसे केयर करना है, डाइटिंग पैटर्न क्या रखना है, ये सब हम एजुकेट कर सकते हैं। फिर इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग द फैमिली ड्यूरिंग दिस स्ट्रेसफुल टाइम इज़ अ की नर्सिंग इंटरवेंशन। अब जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हुआ है तो इसमें क्या होता है,
जो फैमिली स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं तो पेरेंट्स को हम क्या करना है, इनकरेज करना है और सपोर्ट करना है। ये हो गया हिल्सब्रॉन्क्स डिजीज़ और मेगा कॉलन। आई होप आप सभी को समझ में आया। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मेगा कॉलन में क्या होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, कॉलन होता है, वहाँ से क्या होता है, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होता है। कंजेनिटली गैंग्लियोनिक सेल्स का मेनली हमको काम क्या है, वो हमारा कॉलन को कंट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टूल हमारा पास होता है। अब ये एब्सेंट है तो क्या होगा, पास नहीं होगा। ये दो टाइप्स का है, शॉर्ट सेगमेंट, लॉन्ग सेगमेंट, दो हो गया। फिर इटियोलॉजी हम, ये कंजेनाइटल है तो ऑब्वियसली कंजेनाइटल डिसऑर्डर से फैमिली हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकता है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, और फिर प्रीमैच्योर डिलीवरी है, बेबी है, ये सब हो गया। पैथोफिजियोलॉजी, अब गैंग्लियोनिक सेल्स ही एब्सेंट है तो क्या होगा, वहाँ पे पेरिस्टालसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा कॉलन में। फिर जो फीसेस है जो हो वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से कॉलन क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए तो नाम है मेगा कॉलन। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या हो गया, वो मेकोनियम पास नहीं कर पाएंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस होगा, बेबी क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, एनीमिक होगा, ये सब होगा। फिर डायग्नोसिस हो गया। मैनेजमेंट में हम मोस्टली क्या देंगे, इनेमा देंगे और लो रेजिड्यू डाइट्स देंगे, और सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, और नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री एंड पोस्ट मैनेजमेंट करेंगे। इफ़ आप सभी को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।